नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी एजुकेशन पॉइंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियोस में हम मौलिक अधिकार तक पहुंच गए थे। मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे थे। मौलिक अधिकार जो कि संविधान के भाग 3 में है। हमने देखा था कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है। आर्टिकल 12 और 13 के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। हमने देखा था कि आर्टिकल 12 जो है वो राज्य को परिभाषित करता है कि राज्य क्या है। आर्टिकल 13 हमें विधि के बारे में बताता है कि विधि क्या होती है, क्या विधि की परिभाषा होती है, कौन उसका निर्माण करेगा, ये सब हम देख चुके थे। फिर आज हम पढ़ने जा रहे हैं समता का अधिकार, जो कि मूल अधिकार का ये भाग है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक ये समानता से संबंधित है, इसलिए ये समता का अधिकार है। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। अब हम देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 जो है वो विधि के शासन से संबंधित है। विधि का शासन, कानून का नियम विधि के शासन से संबंधित है। आर्टिकल 14 दो बातें बताता है कि विधि का शासन कब होगा। विधि का शासन है कि विधि के समक्ष समानता मिलेगी। विधि के समक्ष समानता, कि विधि के सामने सभी लोग समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। विधि सबको समान मानती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई सरकारी आदमी हो कोई गैर सरकारी आदमी हो, सबको विधि समान मानती है। सब विधि के समक्ष समान है। सभी की विधि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती किसी भी प्रकार का। दूसरा क्या पता चलता है, दूसरा ये है कि विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, सभी नागरिकों को विधि का समान संरक्षण है। ऐसा नहीं है कि विधि एक इंसान को अलग संरक्षण दे रही है, दूसरे को अलग दे रही है, कोई विशेषाधिकार नहीं है, सब समान है, सबको समान संरक्षण दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात यह कि विधि का शासन जो है सिर्फ भारतीय नागरिक ही नहीं बल्कि विदेशों को भी मिलता है, जो भारत में आए हुए हैं। भारत के नागरिक और विदेशी व्यक्ति दोनों को मिलता है विधि के, ये आर्टिकल 14 के अंतर्गत अधिकार जो हैं वो दोनों को मिलते हैं, भारतीय नागरिक और विदेशी व्यक्ति को। अब विधि के समक्ष समानता जो है ये हमने कहाँ से लिया है। विधि के समक्ष समानता जो नकारात्मक व्याख्या है। नकारात्मक व्याख्या क्यों है? नकारात्मक व्याख्या इसलिए है ये क्योंकि ये कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं, कोई विधि से ऊपर नहीं है। नहीं है, कोई विधि से ऊपर नहीं है, इस वजह से ये नकारात्मक व्याख्या है। हाँ, नकारात्मक व्याख्या इसलिए है क्योंकि ये कहता है कि विधि से ऊपर कोई नहीं है। नहीं है मतलब नकारात्मक शब्द आ गया, इसलिए ये नकारात्मक व्याख्या है। विधि का समान संरक्षण ये सकारात्मक है। ये इसलिए है सकारात्मक क्योंकि ये कहता है कि सबको विधि का समान संरक्षण है, सभी को विधि के द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा, इस वजह से ये सकारात्मक है। इसमें कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है, इस वजह से ये सकारात्मक व्याख्या है। ये हमने कहाँ से अधिग्रहण किए हैं, कहाँ से इनकी प्रेरणा मिली हमें संविधान निर्माताओं को। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माताओं ने देखा कि इंग्लैंड में जो है वो विधि के समक्ष समानता है। ये हमने यूके से लिया है, इंग्लैंड से, विधि के समक्ष समानता। तो उसी समय अमेरिका में, यूएसए में क्या था, यूएसए में था विधि का समान संरक्षण। तो हमारे निर्माताओं ने क्या किया, संविधान निर्माताओं ने, कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण दोनों ही दे दिए। इन दोनों को अनुच्छेद 14 में उन्होंने डाल दिया ताकि सब, कोई भी विधि से ऊपर ना माने अपने आप को और सबको विधि का समान संरक्षण मिलता रहे। आर्टिकल 14 विधि का शासन है, विधि के समक्ष समानता, जो कि हमने यूके से लिए, इंग्लैंड से। कभी आपको परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि विधि के समक्ष समानता हमने कहाँ से प्रेरणा ली, इंग्लैंड से। और ये नकारात्मक व्याख्या है किसकी, विधि के शासन की। विधि के शासन की नकारात्मक व्याख्या है विधि के समक्ष समानता, और विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या है विधि का समान संरक्षण। हो गया आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कई नियम है। आर्टिकल 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5), 15(6), 6 क्लोज है। मैंने कहा था कि हम पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। आर्टिकल 15(1) क्या बोलता है? आर्टिकल 15(1) ये कहता है कि राज्य हमने देखा था कि राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दी हुई है। क्या थी राज्य की परिभाषा, कि क्या है राज्य? केंद्र की विधायिका, कार्यपालिका, राज्य सरकार की कार्यपालिका, विधायिका, ठीक है, पंचायत, नगर निगम, देखा था हमने, याद है आपको? राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(1) ये बोलता है कि कोई भी राज्य में, अब ये सभी आ जाएंगे जो आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो हमने परिभाषा पढ़ी थी कि राज्य किसकी परिभाषा है, वो सब यहाँ से मतलब रखते हैं।
राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। राज्य ये नहीं देखेंगे कि ये नागरिक का जन्म कहाँ हुआ था, क्या इसकी जाति है, क्या इसका लिंग है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कौन? राज्य। राज्य कौन? जो हमने आर्टिकल 12 में परिभाषा पढ़ी थी। केंद्र की कार्यपालिका विधायिका, राज्य की कार्यपालिका विधायिका, ठीक है, पंचायत, नगर निगम, नगर निकाय, जितने भी नगर निकाय हैं वो, जिला बोर्ड, ये सब। 15 कहता है कि राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है। 15 ये बोलता है कि निजी संस्थान, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, होटल जहाँ पे हम खाना खाने जाते हैं बाहर, होटल, भोजनालय, कोई ढाबा टाइप भोजनालय, सार्वजनिक कुएं, पानी का स्रोत है, सार्वजनिक कुएं, पानी पीते हैं वहाँ पे, बावड़ी, तालाब, मंदिर आदि स्थानों पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 ये बोलता है कि राज्य ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे। कैसा? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेंगे। 15 ये कहता है कि निजी संस्था, होटल, सार्वजनिक कुएं, मंदिर, बावड़ी, तालाब आदि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे। यहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ है कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये जो क्रम है, ये क्रम कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आरपीएससी में भी पूछ सकते हैं इसको, एसएससी में भी पूछ सकते हैं, यूपीएससी में भी पूछ सकते हैं। ये क्रम पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 15 में जो स्वतंत्रता दी, समानता का अधिकार दिया गया है, वो समानता का अधिकार में ये क्रम कैसा है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये क्रम नहीं टूटना चाहिए, ये क्रम आपको याद रखना है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलिए। 15(3) तीसरा नियम ये कहता है कि राज्य द्वारा, फिर से राज्य की परिभाषा आएगी हम, तो राज्य जब भी आ जाए तो ध्यान रखना है कि राज्य कौन? जो आर्टिकल 12 में बताया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो पिछला वीडियो देख लेना, पता लग जाएगा, समझ में आ जाएगा। राज्य द्वारा महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं व कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 15(3) ये बोलता है कि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाएं बनाए जा सकते हैं। अब ये तो है समता के अधिकार में। अब समता के अधिकार में, लेकिन इनके साथ कल्याणकारी कार्य करने के लिए राज्य विशेष योजनाओं कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। महिला के स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। अब जैसे पहले मातृ स्वास्थ्य दरें, बाल स्वास्थ्य दरें ये कम हो गए थे, तो इनके लिए ये विशेष योजनाएं कार्यक्रम बनाए जाते हैं। 15(4) ये बोलता है, चौथा नियम आर्टिकल 15 का, कि राज्य द्वारा सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों। अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, एससी एसटी और ओबीसी। राज्य द्वारा एससी एसटी ओबीसी या सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। इनको विशेष प्रावधान दिए जा सकते हैं, जैसे आरक्षण दिया गया था बाद में। ठीक है, इनकी फीस भी कम की जाती है। अब आप लोग सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरते हो, जब भर्ती आती है तो उसमें फीस कम लगती है, तो वो सब इसी की वजह से कि राज्य आप लोगों की फीस कम कर सकती है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग हैं हम। इस वजह से राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, एससी एसटी ओबीसी के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है। 15(5)वां नियम ये है कि शिक्षण संस्थान में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग कौन? एससी एसटी ओबीसी, शिक्षण संस्थानों में, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई स्कूल है, कोचिंग है, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है कॉलेज में। ये किससे ऐड किया गया था? ये 98वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा संविधान में इसको जोड़ा गया था। 98वां संविधान संशोधन 2005, उसके द्वारा आर्टिकल 15(5) जोड़ा गया था कि शिक्षण संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी को
आरक्षण दिया जा सकता है, उनको उनके लिए सीट रिजर्व की जा सकती है कि किसी स्कूल में अगर 100 सीट है, कॉलेज में 100 सीट है, तो उनमें से इतने सीटें, जैसे ओबीसी को 27% आरक्षण है तो 27% सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व रहेंगी। ये प्रावधान जो है आर्टिकल 15(5) में है। और ये कहाँ से जोड़ा गया था? ये 98वां संविधान संशोधन था 2005 में, उसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। फिर 15(6) आर्टिकल 15(6) ये बोलता है कि आर्थिक, ये अभी ताजा ही हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस उनकी स्थिति को ऊपर लाने के लिए, उनकी स्थिति को उच्च बनाने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं, उनको समानता लाने के लिए, कुछ नहीं, समानता लाने के लिए। 103वां संविधान संशोधन है, ये 2019 में लाया गया था। तो देख लिया हमने आर्टिकल 15। आर्टिकल 15(1) ये बोलता है कि राज्य जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इसी तरह से 15(2) ये बोलता है कि किसी भी होटल है, सार्वजनिक कुआं है, तालाब है, बावड़ी है, कोई मंदिर है, निजी संस्थान है, वहाँ पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(3) कहता है कि राज्य द्वारा महिलाओं व बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम और योजनाएं बनाई जा सकती हैं। 15(4) कहता है कि राज्य द्वारा कोई सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, SC, ST, OBC, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। 15(5) ये बोलता है कि शिक्षण संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जा सकता है, जिसको 98वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 2005 में। फिर 15(6) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं। 103वां संविधान संशोधन था ये 2019 में। फिर आर्टिकल 16 ये बोलता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन, भर्तियों में लोगों को नौकरी मिले, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कि लोक नियोजन में अब सबको समान अवसर मिलने चाहिए। जब भर्ती आ रही है तो सरकारी नौकरी के बाद तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आर्टिकल 16(1) ये कहता है कि राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। अब से नौकरियां भर्ती आती है किसी भी नौकरी के लिए तो सब उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सब उसके लिए अप्लाई करेंगे। जो भी ग्रेजुएटेड है या जो एक मिनिमम योग्यता निर्धारित कर दी जाती है कि उसके आगे जो भी हैं वो अप्लाई करेंगे। राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। फिर 16(2) ये कहता है कि लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ, फिर से ध्यान रखना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब नौकरी के मामले में किसी से राज्य आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता कि आपने कहाँ जन्म लिया था, आप किस लिंग के हो, ठीक है, क्या आपकी जाति है। तो लोक नियोजन में आपके साथ राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये बात कौन कहता है? ये बात आर्टिकल 16(2) कहता है। देखिए अब है आर्टिकल 16(3). आर्टिकल 16(3) ये कहता है कि राज्य के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय नौकरियों में निवास की बाध्यता। अब ये तो बात आ गई कि राज्य लोक नियोजन में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। फिर राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव भी नहीं किया जाएगा लोक नियोजन में। अब यहाँ ये कहता है कि राज्य के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय नौकरियों में निवास की बात है। पिछड़े क्षेत्रों में स्थानीय नौकरियों को, क्योंकि वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, एजुकेशन भी वहाँ पे इतनी नहीं फैल पाई है, इस वजह से उस एक पर्टिकुलर एरिया में वहीं के लोगों की निवासीयता जो बाध्य कर दी जाती है कि यहाँ के जो निवासी हैं वही लोग यहाँ पे नियोजन में आएंगे। तो ये प्रावधान भी किया जा सकता है आर्टिकल 16(3) के अकॉर्डिंग कि राज्य ऐसा प्रावधान कर सकता है कि पिछड़े क्षेत्रों के निवासी, मतलब जो उस जगह के रहने वाले हैं, वही वहाँ पे स्थानीय नौकरी में आरक्षण ले सकते हैं। फिर 16(4) आर्टिकल 16(4) ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, पढ़ चुके हैं हम, SC, ST, OBC, जिनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनको आरक्षण। अब नौकरी के आरक्षण की बात है कि कहाँ अपना प्रतिनिधित्व है SC, ST, OBC का, कम प्रतिनिधित्व होता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का, तो उनका उत्थान करने के लिए नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया उनको, आर्टिकल 16(4). अब फिर आर्टिकल 16(4)A है, इसके आगे आर्टिकल 16(4)A जोड़ा गया है कि पदोन्नति में आरक्षण। अब भर्ती होगी, नौकरी मिल गई, लेकिन हम नौकरी में पदोन्नति भी चाहिए, तो पदोन्नति में भी आरक्षण है। ये जोड़ा गया था 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा।
पदोन्नति में आरक्षण जो कि आर्टिकल 16(4)A है, उसको 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था 1995 में। फिर 16(4)B, 16(4)B ये कहता है कि बैकलॉग में भी 50% से अधिक आरक्षण हो सकता है। बैकलॉग क्या होता है? जब सरकार भर्ती निकालती है तो कुछ पद खाली रह जाते हैं, कुछ पद खाली रह जाते हैं, तो जब अगली भर्ती आती है उसको फिर उसमें ऐड कर दिया जाता है उन खाली पदों में, वो बैकलॉग होता है। तो ये कहता है कि उस बैकलॉग में 50% से अधिक आरक्षण किया जा सकता है। किस संविधान के अकॉर्डिंग? 81वां संविधान संशोधन था 2000 में, सन 2000 में। 16(4)A की पदोन्नति में आरक्षण, 16(4)B कहता है कि बैकलॉग में 50% से अधिक आरक्षण। फिर इसमें 16(5) है कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित होगा। आर्टिकल 16(5) ये कहता है कि कोई भी धार्मिक संस्थान है उसमें अगर कोई पद आरक्षित है तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए आरक्षित होगा, किसी दूसरे धर्म के लोगों को वो आरक्षण नहीं मिलेगा वहाँ पे। अब 16(6) बोलता है, इसको अभी जोड़ा गया था, कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, EWS के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण, ये 16(6) में है, ध्यान दें। अब एक इंदिरा साहनी केस हुआ था 1992 में। अब आप नौकरी आती है, भर्ती आती है, तो आप देखते हो कि ओबीसी का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो जो क्रीमी लेयर है वो इस इंदिरा साहनी केस की अवधारणा है, इसी में जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि ओबीसी में क्रीमी लेयर बनाया जाएगा। किस केस के अकॉर्डिंग? इंदिरा साहनी केस 1992। और एक और रूलिंग थी इसमें कि आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि किस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इंदिरा साहनी केस। ओबीसी में क्रीमी लेयर की अवधारणा किस केस के तहत आई थी? इंदिरा साहनी केस। फिर अनुच्छेद 17, 14 पढ़ लिया, 15, 16, अब अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत। किसी के साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते, किसी को आप छुआछूत नहीं कर सकते, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज़ थी अस्पृश्यता, इसका अंत होना बहुत जरूरी था। सामाजिक सद्भाव के लिए ये बहुत जरूरी था, इसलिए अनुच्छेद 17 लाया गया, अस्पृश्यता का अंत। फिर अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। अब जब सब बराबर हैं, सब समान हैं, तो फिर टाइटल कैसे लगा सकता है कोई? उस संबंध में 18(1) ये कहता है कि राज्य शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त, शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब राज्य, कुछ लोग जैसे PhD कर लेते हैं तो वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, उस तरीके से शिक्षा में सम्मान, वो एक सम्मान है, टाइटल नहीं। राज्य शिक्षा व सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। फिर 18(2) ये कहता है कि कोई भारतीय नागरिक है वो किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। उसे हम भारत के नागरिक जो है किसी अन्य देश से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते, कोई टाइटल प्राप्त नहीं कर सकते। 18(3) ये कहता है कि कोई विदेशी नागरिक है जो भारत देश की सेवा में है, अब कोई विदेश का नागरिक और वो भारत देश की सेवा में, सरकारी नौकरी में यहाँ पे, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना अन्य देश से उपाधि नहीं ले सकता। अब उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी दूसरे देश से कोई उपाधि प्राप्त अगर वो कर रहा है। किसको? कोई विदेशी नागरिक है और वो भारत में सरकारी नौकरी में है, सरकारी सेवा में है, उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है अगर उसे किसी विदेश से, दूसरे देश से उपाधि प्राप्त करनी है। फिर 18(4), इसमें 4 बात है। 18(4) ये बोलता है कि सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय, सरकारी सेवा में नियुक्त भारतीय, अगर कोई भारत का नागरिक है और वो गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी सेवा में है, वो नागरिक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये ध्यान देने लायक बात है कि किसी विदेशी के साथ ऐसा प्रोविजन की वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो है आर्टिकल 18(3). और कोई भारत का नागरिक जो गवर्नमेंट जॉब में है, सरकारी सेवा में है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। ये है 18(4) में, तो ये ध्यान रहेगा। दोबारा देख लो, आर्टिकल 14 ये कहता है कि विधि का शासन है। ये विधि के शासन से संबंधित एक राजनीतिक विचारक हुए थे A.V. डाइसी। A.V. डाइसी ने विधि का शासन के बारे में बात की थी सबसे पहले। तो विधि के समक्ष समानता, जो कि हमने इंग्लैंड से ली है, नकारात्मक व्याख्या है ये। विधि का समान संरक्षण, ये USA अमेरिका से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये सकारात्मक व्याख्या है। समक्ष, विधि के समक्ष समानता का मतलब है कि कोई विधि से ऊपर नहीं है, विधि के समक्ष सभी समान है।
सबको समान माना जाएगा। विधि का समान संरक्षण, सभी लोग विधि के द्वारा समान रूप से संरक्षित हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। अब इस चक्कर में क्या है कि कुछ लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है, कुछ अपवाद है यहाँ पर। क्या अपवाद है? जैसे आर्टिकल 361 जो है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार है आर्टिकल 361 के तहत। आर्टिकल 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए जो वो कार्य करेंगे, उन कार्यों के प्रति किसी न्यायालय में उनकी जवाबदेहिता नहीं है। अब से राष्ट्रपति का कार्यकाल है, उस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति ने कोई भी कार्य किया है, उस कार्य का जवाब नहीं देगा वो किसी भी न्यायालय में। ये उनको विशेषाधिकार मिलता है, किसको? राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को, कि किसी भी अपने पद पर रहते हुए कोई भी कार्य उन्होंने किया है तो वो किसी न्यायालय में जवाबदेहिता नहीं है। और क्या मिलता है? और विशेषाधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल को ये है कि उनके पद पर रहते हुए भारत में किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती, दंडिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अपने पद पर रहते हुए भारत में किसी भी न्यायालय में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती, ये उनके लिए प्रावधान है। ये विशेषाधिकार उनको मिले हुए हैं आर्टिकल 361 में। दूसरा एक और मिला हुआ है कि उनके पद, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये भी विशेषाधिकार है उनको। एक और अपवाद है इसके अंदर, जो हम सांसद चुनते हैं संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में, आर्टिकल 105 के तहत उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है संसद के सदस्यों को। आर्टिकल 105 के तहत आर्टिकल 105 क्या बोलता है? आर्टिकल 105 ये कहता है कि संसद के सदस्य किसी भी विधानमंडल में हो सकते हैं, जैसे वो राज्यसभा में हो चाहे लोकसभा में हो, संसद के सदस्य, उनको संसद में कही गई बात के प्रति वो कहीं भी जवाबदार नहीं है। संसद में जब सांसद कुछ बोलते हैं तो उनके खिलाफ कहीं केस नहीं किया जा सकता, वो संसद में अगर बोल रहे हैं तो। आर्टिकल 105 के तहत संसद में अगर सांसद कुछ बोल रहा है तो उसके विरुद्ध कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती न्यायालय में। फिर एक है आर्टिकल 194। अब यही सेम अधिकार, सेम विशेषाधिकार जो संसद के सदस्यों को है आर्टिकल 105 के तहत, वही विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों, विधायकों को, जो राज्य में विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, एमएलए, एमएलसी, उनको आर्टिकल 194 के तहत ये विशेषाधिकार मिला हुआ है। तो 3 अपवाद हमने कौन कौन से देखे? आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को विशेषाधिकार है, संसद के सदस्यों को 105 के अकॉर्डिंग विशेषाधिकार है, और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आर्टिकल 194 के अकॉर्डिंग विशेषाधिकार है। एक और है आर्टिकल 31C। आर्टिकल 31C, इसमें भी एक विशेषाधिकार ये है, अपवाद है, विशेषाधिकार नहीं है, कि आर्टिकल 39B और 39C जो है जब लागू होंगे तो वो आर्टिकल 14 पे वरीयता मिलेगी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम DPS की पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर आर्टिकल 15 कहता है कि 15 का भाग 1 में बोलता है कि राज्य जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कोई निजी संस्थान, कोई होटल, कोई भोजनालय, कोई तालाब, बावड़ी, सार्वजनिक कुएं, मंदिर, यहाँ पर भी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15(3) कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम और ये योजनाएं बना सकता है। 15(4) कहता है कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रबंध किए जा सकते हैं। 15(5) कहता है कि शिक्षण संस्थानों में जो है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए सीट आरक्षित की जा सकती है, जो कि 98वां संविधान संशोधन था 2005 में, उसके द्वारा जोड़ा गया था। 15(6) कहता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं उनके उत्थान के लिए। तो 103वां संविधान संशोधन है ये 2019 में। फिर आर्टिकल 16 कहता है ये लोक नियोजन से संबंधित है, नौकरी से संबंधित है, रोजगार से संबंधित है। 16 ये कहता है कि राज्य जो है लोक नियोजन में, रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराएगा। 16(2) ये बोलता है कि लोक नियोजन में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। ये क्रम याद रखना, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। फिर आर्टिकल 16(3) कहता है कि राज्य के द्वारा पिछड़े क्षेत्र में स्थानीय नौकरी में निवास की व्यवस्था की बाध्यता है, कि जो पिछड़ा क्षेत्र है राज्य के, वहाँ पर वो वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए उनको नौकरियाँ मिले ताकि बाहर के लोग आके उन नौकरियों पर कब्जा ना कर सके। इस वजह से ये
नियम बनाया गया। फिर है 16(4) सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उनको आरक्षण। 16(4)(a) ये बोलता है कि पदोन्नति में आरक्षण। 77वां संविधान संशोधन 1995। अब जब नौकरी लग गए तो पदोन्नति में भी आरक्षण। 16(4)(a). 16(4)(b) कहता है कि बैकलॉग में 50% से अधिक आरक्षण। बैकलॉग मतलब जब किसी भर्ती में पद खाली रह जाते हैं तो उन खाली पदों को आगे वाली भर्ती में जोड़ दिया जाता है, वो बैकलॉग होता है। 16(5) कहता है कि धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित। 16(6) बोलता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। इंदिरा साहनी केस हम देख चुके 1992 इसमें ओबीसी की जो क्रीमी की अवधारणा है, क्रीमी और नॉन क्रीमी, और ये आरक्षण 50% की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। 17 बोलता है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। आर्टिकल 18 कहता है कि उपाधियों का अंत होगा। राज्य शिक्षा और सेना संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं देगा। कोई 18(2) कहता है कि भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। 18(3) ये बोलता है कि कोई विदेशी नागरिक व्यक्ति जो है और वो भारत देश की सेवा में है, वो भारत देश के राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। फिर 18(4) ये कहता है कि कोई भारत का नागरिक है जो गवर्नमेंट जॉब में भारत देश की सेवा में है, वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। तो यह आज हमने देख लिया समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। मूल अधिकार का ही भाग है संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों का समता का अधिकार। आगे वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। देखा था हमने पिछली वीडियो में, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।